नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिया टून्स पर। यदि आप भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली भी है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अधूरी कथा सुनना या बीच में छोड़ देना अशुभ फल देता है और पुण्य के मार्ग में बाधा बनता है। तो आइए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं आज की यह सुंदर और भावपूर्ण कथा। यह कहानी एक ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी लड़की चंद्रा और उसके माता पिता की है। जब चंद्रा की शादी होती है और वह अपने ससुराल चली जाती है, तो सामाजिक परंपराएं और मानसिकता उनके संबंधों को प्रभावित करने लगती है। एक पुरानी मान्यता कि माता पिता को बेटी के ससुराल का अन्न नहीं खाना चाहिए, इस कहानी की केंद्रीय भावना है, लेकिन इसके पीछे की भावनाएं, संघर्ष और संबंधों की जटिलता इस कथा में धीरे धीरे खुलती है। गांव के उत्तर छोर पर पीपल के नीचे बसी हुई छोटी सी झोपड़ी में बृजलाल और सीता रहते थे। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी एक सपना था, अपनी बेटी चंद्रा को अच्छे घर में विदा करने का। चंद्रा उनकी इकलौती संतान थी, जिसकी हंसी से घर महकता था। चंद्रा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन हालात ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे। बृजलाल खेतों में मजदूरी करते थे और सीता कभी कभार गांव की औरतों के साथ सिलाई बुनाई कर लेती थी। जैसे तैसे करके उन्होंने चंद्रा का 12वीं तक पढ़ना पूरा करवाया। जब उसकी उम्र 20 पार हुई, रिश्ते आने लगे। एक दिन गांव की मध्यस्थ रामकली चाची आई। ब्रिज भैया, एक अच्छा घर देखा है, शहर से लगे गांव में रहते हैं, थोड़ा बड़ा घर है, खेती बाड़ी भी है, लड़का सरकारी नौकरी में है, बिजली विभाग में। बृजलाल और सीता की आंखें चमक उठी, बेटी को सुकून मिलेगा वहां, सीता बोली। कुछ दिन बाद रिश्ता पक्का हुआ और फिर चट मंगनी पट गया। वो दिन आया जब चंद्रा डोली में बैठी माँ की गोद में सर रखकर बहुत देर तक रोती रही। बृजलाल की आंखें नम थीं, लेकिन जुबान पर कुछ न था। विदाई के बाद महीनों तक सीता रोती रही। चंद्रा भी अपने नए घर में सब कुछ सीख रही थी, रिश्तों के मायने, रिवाजों की परतें। कुछ महीने बाद चंद्रा मायके आई, अपनी माँ के हाथों की बनी रोटियां खाईं और सुकून से सोई। जब चलने लगी, उसने माँ से कहा, माँ, अगली बार आप पापा के साथ हमारे घर आना, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। सीता मुस्कुराई, लेकिन कुछ न बोली। बृजलाल ने धीरे से कहा, बेटिया, हम कैसे खा सकते हैं तुम्हारे घर का अन्न, ये तो परंपरा के खिलाफ है। चंद्रा चौंकी। क्यों बाबूजी, आप मेरे घर आएंगे तो मैं क्या आपको भूखा रखूंगी? सीता बीच में बोली, बेटी, ये परंपरा है, कहते हैं कि माँ बाप को बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे बेटी अपने घर से विदा होती है, वैसे ही उनका संबंध उस घर से अन्न के रूप में समाप्त होता है। पर क्यों माँ? चंद्रा की आवाज भीग गई। कोई जवाब नहीं था। चंद्रा जब अपने घर लौटी तो मन बोझिल था। उसने रघुवीर पति से बात की, तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आते यहाँ? अब तो मैं बेटी नहीं रही क्या? रघुवीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो पुरानी परंपरा है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। माँ ने तो आज तक मामा के घर का अन्न नहीं खाया। चंद्रा को यह समझ नहीं आ रहा था कि रिश्तों का धर्म किसने तय किया है, और अगर बेटी का घर उसका घर नहीं, तो फिर उसका अस्तित्व कहाँ है? सीता रात रात भर जागती, चंद्रा की याद उसे सताती। एक दिन वो बोली, ब्रिज, मन कर रहा है एक बार चंद्रा के घर जाकर उसे खाना बनाकर खिला दूं। बृजलाल ने कहा, जाएगी तो लोग ताने मारेंगे, कहेंगे देखो बेटी के घर मुंह मारने चली गई। सीता ने आंखें पोंछी, तो क्या समाज की बातें हमारी बेटी से बढ़कर हैं? बृजलाल चुप हो गया। मन में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। चंद्रा ने एक दिन चुपचाप मायके आकर माँ पापा को उठाया, चलो मेरे साथ, बिना किसी को बताए, एक दिन ही सही, मेरे घर चलो। सीता और बृजलाल हिचकते रहे, लेकिन बेटी की जिद के आगे झुक गए। वो दोनों उसके ससुराल पहुंचे। चंद्रा की सास भगवती देवी ने दरवाजे पर स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। बेटी के घर आए हैं, उन्होंने सवाल नहीं, ताना मारा। सीता का चेहरा उतर गया। चंद्रा ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ, रसोई में चलो, आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर रोटियां बनाऊंगी। रघुवीर ने भी माँ पापा का आदर से स्वागत किया, लेकिन घर के माहौल में एक अनकहा तनाव था। सीता जब थाली परोसने लगी तो बृजलाल ने हाथ रोक दिया। नहीं बेटी, मैं ये अन्न नहीं खा सकता। चंद्रा की आंखें भर आईं।
चंद्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जबरन मुस्कुराहट ओढ़ ली। बाबूजी, ये खाना मैंने बनाया है, अपने ही हाथों से। माँ मेरे साथ थी रसोई में। आप तो कहते थे ना, माँ के हाथ का खाना दुनिया का सबसे अच्छा होता है। आज वही खाना है। फिर क्यों नहीं? ब्रजलाल की आंखें भर आई। उन्होंने थाली की ओर देखा, फिर बेटी की ओर। सीता धीरे से बुदबुदाई, अब मत रोको इन्हें। ब्रजलाल ने गहरी सांस ली। बेटी, बात खाने की नहीं है, बात उस रीति की है जो हमारे भीतर कहीं गहरी जड़ें जमाए बैठी है। ये परंपरा नहीं तोड़ पाता मैं। कैसे तोड़ूं, यही सोचता हूँ। चंद्रा नीचे बैठ गई, उनके पैरों के पास। पर बाबूजी, अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? हम जैसे लोग अगर इस चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे तो ये नियम हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारी बेटियां भी इसी बोझ के नीचे सांस लेंगी। सन्नाटा छा गया कमरे में। रघुवीर खड़ा यह सब देख रहा था। वह धीरे से बोला, बाबूजी, आप मेरे पिता समान हैं। अगर आप बेटी के घर का अन्न खाएंगे तो किसी नियम का अपमान नहीं होगा, बल्कि उस परंपरा का सम्मान होगा जो प्यार और अपनापन सिखाती है। ब्रजलाल की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने थाली की ओर हाथ बढ़ाया। सीता ने कांपते हाथों से पहला कौर उन्हें दिया। उस क्षण जैसे किसी पुराने पवित्र नियम की दीवार गिर गई थी। लेकिन भगवती देवी, चंद्रा की सास, दूर खड़ी थी। उनका चेहरा सख्त था, होंठ भींचे हुए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में अस्वीकार की परछाई साफ थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। ब्रजलाल ने बेटी के ससुराल में खाना खा लिया। कभी मंदिर के पुजारी ने सिर झटकते हुए कहा, समाज बिगड़ रहा है। आज अगर एक ने खा लिया तो कल सब खाएंगे। बेटी के घर को घर बना लिया है। कुछ वृद्ध औरतें बैठकी में बात करती। सीता तो हमेशा अलग रही है, उसकी चाल ढाल ही कुछ और थी। अब बेटी के घर रोटियां बेल रही है। ब्रजलाल के घर के सामने से गुजरते लोगों की नजरें अब कुछ और ही कहती थीं। लेकिन ब्रजलाल और सीता की आंखों में शांति थी। चंद्रा ने उन्हें गले लगाया था, उनके हाथ थामे थे। उस स्नेह में सब उत्तर मिलते थे। दूसरे दिन सुबह ही भगवती देवी ने रघुवीर को बुलाया। ये क्या तमाशा था? बेटी के माँ बाप को रसोई में घुसने देना और उनका अन्न खाना। हमारे खानदान में ये कभी नहीं हुआ। रघुवीर चुप खड़ा था। माँ, क्या आपने कभी अपने मामा के घर का पानी भी नहीं पिया? भगवती का चेहरा कठोर हो गया। नहीं पिया और नहीं किसी ने पिलाया। पर माँ, रिश्तों की गर्मी अगर परंपरा से छोटी हो जाए तो समाज रिश्तों से ज्यादा डरने लगता है। भगवती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में बहुत कुछ था। चंद्रा ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। मां जी, मैंने उन्हें बुलाया था। वो लोग बिना किसी शौक के नहीं आए थे, मेरी जिद पर आए थे। अगर ये अपराध है तो अपराध मैंने किया है। भगवती की आंखों में हल्की नमी थी, पर वे पीछे मुड़ गईं और रसोई की ओर चली गईं। मायके लौटने के बाद सीता का मन अशांत हो गया था। एक ओर एक आत्मसंतोष था कि बेटी के घर गई, उसका हाथ थामा, पर दूसरी ओर समाज की निगाहें उनके कानों में चुभती रहती थीं। एक दिन वह ब्रजलाल से बोली, ब्रज, हमसे गलती हो गई क्या? ब्रजलाल ने धीरे से कहा, अगर बेटी से मिलने जाना, उसका हाथ थामना गलती है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। और अगर कोई कहे कि बेटी पराया धन है तो मैं कहूंगा, पराया वो होता है जो दिल से दूर हो। बेटी तो मेरी सांसों में बसी है। सीता की आंखों में आंसू थे। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई, समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए। मुद्दा था, क्या बेटियों के माता पिता को उनके ससुराल में खाना खाना उचित है? ब्रजलाल को भी बुलाया गया। पंचायत के बीच बैठकर उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, मैंने बेटी के घर अन्न नहीं खाया था, मैंने बेटी के हाथों से दिए हुए सम्मान को अपनाया था। मुखिया ने पूछा, पर नियम तो यही कहता है कि बेटी का घर पर आया है। ब्रजलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर बेटी भी पराई होनी चाहिए थी। जब वो पैदा हुई तो हमने कहा, ये हमारी है। जब बड़ी हुई तो उसकी हर खुशी में हमारे सपने थे। फिर शादी के बाद वो पराई कैसे हो गई? चारों ओर सन्नाटा फैल गया। एक बुजुर्ग बोला, बात में दम है, पर ये परंपराएं हजारों साल से चली आ रही हैं। ब्रजलाल ने कहा, पर अगर परंपराएं इंसानियत से बरी हो जाएं, तो उन्हें परखना जरूरी हो जाता है। अब चंद्रा ने एक और कदम उठाया। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा समूह शुरू किया, बेटी का घर नाम से, जहां वो हर हफ्ते बैठती और अपने अनुभव साझा करती। वहां सिर्फ लड़कियां नहीं, माएं भी आने लगीं, जो अपने मन की बातें कभी किसी से कह नहीं पाती थीं। एक दिन एक लड़की रोते हुए बोली, मेरी माँ मुझे देखने नहीं आती, कहती है कि तेरा घर अब मेरा घर नहीं रहा। मैंने उसे बहुत पुकारा, पर वो नहीं आई। चंद्रा ने उसका हाथ थामा, हम इन दीवारों को गिराएंगे और माँ को समझाएंगे कि बेटी का घर भी उसका घर है।
रघुवीर अब खुलकर चंद्रा का साथ देने लगा था। उसने भी अपने विभाग में एक चर्चा चलाई, परंपरा बनाम संवेदना, जहां पुरुष भी बैठे और बात की। क्यों नहीं जा सकते हम अपनी बहनों के घर? क्यों माँ को बेटी के घर जाने से रोका जाता है? धीरे धीरे बदलाव की हवा चलने लगी थी। चंद्रा अब एक आवाज बन चुकी थी, लेकिन समाज की जड़ें इतनी जल्दी नहीं हिलती। भगवती देवी अब भी पूरी तरह नहीं पिघली थी। पंचायत के कुछ सदस्य अब भी खिलाफ थे और गांव के कोने कोने में अब भी फुसफुसाहटें चल रही थीं। पर चंद्रा रुकने वाली नहीं थी। उसने माँ पापा को बुलाकर एक बार फिर खाने पर आमंत्रित किया। इस बार पूरा गांव देखेगा, क्या परंपरा झुकेगी या संवेदना थमेगी। सावन का महीना था। गांव की गलियों में हरियाली की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक फैली हुई थी। लेकिन एक और चीज थी जो हवाओं में तैर रही थी, कुहासे की तरह घुली हुई जिज्ञासा। इस बार फिर बुलाया है बेटी ने माँ बाप को। क्या फिर खाएंगे ससुराल का खाना? अब तो लड़की सबके सामने कर रही है ये सब। इन कानाफूसियों के बीच चंद्रा अपने घर की चौखट पर खड़ी माँ बाप की राह देख रही थी। रघुवीर उसके बगल में था और उनके घर के सामने दूर खड़े कई लोग, कुछ छतों पर, कुछ गलियों में, जैसे कोई नाटक देखने आए हों। सीता और ब्रिजलाल थोड़ी दूरी पर पैदल चले आ रहे थे। सीता की चाल में संकोच था, पर चेहरे पर एक अलग सी दृढ़ता थी। ब्रिजलाल के चेहरे पर थकान थी, लेकिन नजरें सीधी थीं। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही चंद्रा ने झुककर उनके पैर छुए। आज आप मेहमान नहीं, मेरे घर के सबसे अपने लोग हैं। सीता ने उसका चेहरा छू लिया। तू घर की मालकिन बन गई है, लेकिन हमारे लिए अब भी वही हमारी बिटिया है। अंदर भगवती देवी बैठी थी, माथे पर सिलवटें थी। उन्होंने कमरे से बाहर झांका, फिर आंखें फेर ली। इस बार चंद्रा ने सब कुछ छुपाकर नहीं, बल्कि खुले दिल से किया था। आंगन में चौकी डाली गई थी, बीच में छोटी सी रसोई बनाई गई थी, ओपन किचन जैसा कुछ। चारों तरफ फूल रखे गए थे। गांव की औरतें, लड़कियां, कुछ बूढ़े लोग, सभी आमंत्रित थे। यह सिर्फ एक भोजन नहीं था, यह एक घोषणा थी। रघुवीर ने गांव के मुखिया को भी निमंत्रण दिया था। इस बार सबके सामने रिश्तों की परंपरा को नए रूप में देखना होगा। कुछ पुरुषों ने आपत्ति भी की, औरतों के चक्कर में लड़का भी बहक गया है। बेटी का घर अजीब नाम रखा है। अब ये सब पंचायत के खिलाफ जा रहा है, लेकिन विरोध से ज्यादा लोग उत्सुक थे। पहली बार कोई औरत, वो भी बहू बनकर, समाज के सामने आवाज उठा रही थी, विनम्रता से पर मजबूती से। शाम होते होते चंद्रा और सीता ने मिलकर रोटियां बनाई। दाल, सब्जी, रायता, सब कुछ घर के स्वाद से पका। रघुवीर ने खुद सबके लिए पानी परोसा। सीता ने थाली सजाई और ब्रिजलाल के सामने रख दी। सबकी निगाहें उस एक पल पर टिकी थीं। क्या फिर खाएंगे? ब्रिजलाल ने एक पल को चारों ओर देखा। भीड़ में कई चेहरे थे, कुछ ताने देने वाले, कुछ संदेह में डूबे, लेकिन सबसे आगे खड़ी लड़कियां थीं। उनकी आंखों में उम्मीद थी। ब्रिजलाल ने मुस्कुराकर पहला कौर मुंह में रखा। भीड़ में एक हलचल सी हुई, जैसे हवा ने रुककर देखा हो। सीता ने भी पहली बार सबके सामने बेटी के बनाए खाने से पहला कौर लिया। चंद्रा की आंखों में चमक थी। ये आंसू थे, पर गर्व के। इस पूरे आयोजन के दौरान भगवती देवी चुपचाप थी। पर जब सब खत्म हो गया और लोग चले गए, उन्होंने चंद्रा को बुलाया। तूने हमारे खानदान की इज्जत सरेआम रख दी। अब लोग ताने देंगे कि रसोई में ससुर बैठा था और बहू खाना परोस रही थी। चंद्रा ने विनम्रता से जवाब दिया, मां जी, अगर मेरी रसोई में किसी का आत्मसम्मान जगा तो वो ताना नहीं, आशीर्वाद बन जाएगा। तूने मेरी एक नहीं सुनी। मां जी, आपने मुझे बहू माना, पर मैं हमेशा आपकी बेटी ही रहना चाहती हूँ। और बेटी घर को घर बनाती है, चाहे वो ससुराल हो या मायका। भगवती देवी का चेहरा कठोर रहा, लेकिन उनकी आंखें गीली हो चुकी थीं। इस भोज के बाद गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष जो कहता बदलाव जरूरी है, बेटी का घर भी उसका अधिकार है। दूसरा पक्ष जो ताना देता, अब हर कोई अपने नियम बना लेगा क्या? रीति रिवाजों का क्या होगा? पंचायत में फिर एक बैठक हुई। इस बार कुछ लोग चंद्रा के पक्ष में बोले, अगर बेटे की ससुराल में खाना खाने जाता है पिता, तो बेटी के यहाँ क्यों नहीं? क्या हम बेटी को समान नहीं मानते? पंचायत के मुखिया ने सबकी सुनने के बाद कहा, ये बात समाज की रीढ़ से जुड़ी है। अगर बदलाव आना है तो धीरे धीरे आएगा, एक बार में नहीं। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इस भोज के बाद बेटी का घर अब केवल एक घरेलू मुहिम नहीं रहा। चंद्रा ने रघुवीर के सहयोग से गांव की औरतों को सिलाई बुनाई, शिक्षण और स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए छोटे छोटे वर्ग शुरू किए। अब हर रविवार को बैठक होती थी, जहां लड़कियां अपने डर, अपनी इच्छाएं और अपने अनुभव बांटती। सीता भी आने लगी थी।
अब मैं भी सीख रही हूँ कि परंपराएं टूटने से नहीं, उनके बोझ से डरने से डरावनी लगती है। रघुवीर ने अपने सरकारी विभाग के सहयोग से एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, जिसका नाम चंद्रा ने रखा। आंगन की दीवारों से परे अब गांव के पास वाले कस्बों से भी औरतें आने लगीं। एक लड़की बोली, मेरी माँ आज तक मेरी शादी के बाद मेरे घर नहीं आई, अब मैं उसे यहाँ लाना चाहती हूँ। एक और लड़की ने कहा, मैं भी अपनी सास से बात करूंगी, उन्हें भी चंद्रा जैसी बहू चाहिए। बेटी का घर अब कहानियों का पुल बनता जा रहा था। भगवती देवी अब भी पूरी तरह बदली नहीं थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, बेटे की आधुनिक सोच और खुद के पुराने संस्कारों के बीच। पंचायत अब भी पूरी तरह एक राय पर नहीं आई थी। कुछ लोगों ने चंद्रा के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी थी। बहू अब नेता बन गई है, ये घर संभालने की उम्र है, समाज सुधारने की नहीं। लेकिन चंद्रा रुकी नहीं। चंद्रा को जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, पर इसके लिए उसे शहर जाकर भाषण देना है और वहां मंच पर माँ बाप को भी बुलाना है। क्या ब्रिजलाल और सीता शहर जाकर मंच पर चढ़ेंगे? क्या भगवती देवी इस बदलाव को अब अपना पाएंगी? क्या पंचायत के लोग खुलेआम इस पहल का समर्थन करेंगे? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। सुबह का सूरज जब पूरब से उगा तो उसकी किरणें चंद्रा के घर के आंगन में फैल चुकी थीं। चंद्रा रसोई में काम करते हुए भी आज कुछ असहज सी थी। रघुवीर ने पीछे से आकर उसकी हथेलियों को थामा। इतनी चुप क्यों हो? पुरस्कार की खबर सुनकर तो मुस्कुराना चाहिए था ना? चंद्रा ने धीमे स्वर में कहा, मुस्कुराहट तब आएगी जब माँ बाबूजी मेरे साथ मंच पर खड़े होंगे, पर बाबूजी शहर जाने से हिचक रहे हैं और माँ जी अब भी भीतर से इस सबके खिलाफ है। रघुवीर ने गहरी सांस ली। पर अब तो बदलाव को मंजिल तक पहुंचना है, ये संघर्ष आधा नहीं रुक सकता। दूसरे दिन जब चंद्रा ने माँ बाबूजी से मंच पर चलने का आग्रह किया तो ब्रिजलाल ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, बेटी, हमने तेरा साथ गांव में दिया, वहां जहां लोग जानते हैं, हमारी सोच को थोड़ा बहुत समझते हैं, पर शहर, वहां के मंच पर तेरे साथ क्या हम उस भीड़ के सामने बोल पाएंगे? सीता धीरे से बोली, हम पढ़े लिखे नहीं हैं चंद्रा, क्या बोलेंगे वहां जाकर? चंद्रा मुस्कुरा दी, आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा भाषण होगा माँ। और बाबूजी, आपने जो कहा था ना, बेटी पराई नहीं होती, बस वही शब्द मेरे साथ मंच पर दोहरा देना। ब्रिजलाल की आंखें नम हो गई। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन उनका हाथ चंद्रा की पीठ पर आ गया। वो हाथ जो अब तक बहुत कुछ सह चुका था, अब उसे थामने को तैयार था। इस सब के बीच भगवती देवी का मन लगातार विचलित था। हर शाम जब वह अकेली होती तो पुराने दिनों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती। उनकी माँ ने कभी उन्हें बेटी के घर जाने नहीं दिया था। उन्होंने भी अपनी बेटियों को जल्दी विदा कर दिया था। अब तुम्हारा घर वही है जहां ब्याह हुआ। लेकिन चंद्रा ने इस सब के बीच एक नई इबारत लिख दी थी। वो सोचती, क्या मैंने अपने बच्चों को गलत सिखाया? क्या मेरी परवरिश कमजोर थी? पर उसी क्षण उनका अतीत, उनका संस्कार, उनका मान सवाल उठाता, अगर अब सब कुछ बदल जाएगा तो हमारी पीढ़ी का सम्मान कहा जाएगा? वो द्वंद्व उन्हें रात को सोने नहीं देता था। अब की बार गांव में चर्चा थी कि चंद्रा को जिले से पुरस्कार मिलने वाला है। लोग कहते, देखो कैसे बहू ने घर से निकलकर नाम कर लिया, शहर जाकर मंच पर बोलेगी और माँ बाप भी साथ जाएंगे। पर क्या ये सब शोभा देता है? पंचायत में एक बार फिर बात उठी। मुखिया जी ने कहा, ये पुरस्कार चंद्रा को मिल रहा है, पर असल में ये समाज की परीक्षा है। देखना होगा हम इस बदलाव को अपनाते हैं या फिर से परंपरा की दीवार में बंद हो जाते हैं। कुछ पुरानी सोच के लोग बोले, अगर ये चलन चल पड़ा तो हर लड़की अपने माँ बाप को बुलाने लगेगी, फिर तो ससुराल मायका बन जाएगा। लेकिन अब पंचायत में कुछ नए सदस्य भी थे जिन्होंने कहा, तो क्या बुरा है अगर बेटी अपने माता पिता को अपने घर बुलाए, तो कौन सा गुनाह है? चंद्रा और रघुवीर ने मंच के कार्यक्रम के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। चंद्रा ने माँ बाप के लिए नए कपड़े मंगवाए। सीता तो थोड़ी उत्साहित भी थी। शहर की भीड़ देखेंगे, मंच देखेंगे, कभी नहीं सोचा था। ब्रिजलाल ने एक पगड़ी भी बनवाई थी जो उन्होंने अपने पिता की याद में संभाल कर रखी थी। आज बेटी के लिए पहनूंगा इसे। लेकिन भगवती देवी अब भी चुप थीं। एक रात चंद्रा उनके पास आई, माँ जी, क्या आप भी चलेंगी हमारे साथ? भगवती कुछ क्षण चुप रहीं, फिर बोली, मेरे वहां होने से बात और बिगड़ जाएगी। लोग कहेंगे कि अब सास भी बहू के पीछे मंच पर खड़ी है। चंद्रा ने धीरे से जवाब दिया, अगर आप साथ होंगी तो लोग कहेंगे कि पीढ़ियां साथ चल सकती है। आप ही तो कहती थीं, घर की इज्जत सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर रखी जाती है। भगवती देवी के मन में यह वाक्य गूंजता रहा पूरी रात।
आखिरकार पुरस्कार समारोह का दिन आया। बड़ा सभागार था, रोशनी, मीडिया और मंच पर सफेद पर्दे पर चमकते शब्द, नारी सशक्तिकरण सम्मान, बेटी का घर अभियान। चंद्रा, रघुवीर, ब्रजलाल और सीता मंच के पीछे खड़े थे। कार्यक्रम की संचालिका ने जैसे ही चंद्रा का नाम पुकारा, वह आगे बढ़ी और साथ में माँ बाप को भी मंच पर ले गई। सामने हजारों लोगों की भीड़, कैमरे और नेताओं की मौजूदगी में चंद्रा ने बोलना शुरू किया, मैं ये सम्मान अकेले नहीं ले सकती। यह उस पिता का है जिसने पहली बार बेटी के ससुराल में खाना खाकर समाज के डर को तोड़ा। यह उस माँ का है जिसने बेटी को सिर्फ विदा नहीं किया, उसका हाथ थामे रखा। और अगर समाज इज्जत के नाम पर बेटी को अपने घर बुलाना बंद कर दे, तो उस समाज को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। भीड़ में तालियों की गूंज थी, लेकिन उस समय सभी की निगाह मंच के पीछे खड़ी एक छाया पर पड़ी। भगवती देवी मंच के पास आकर खड़ी थीं। उन्होंने मंच पर कदम नहीं रखा, लेकिन उनका आना ही एक बड़ा संदेश था। उनकी आंखें भीगी थीं, पर चेहरे पर गर्व था। चंद्रा को सम्मानित किया गया। फोटो खींची, अखबारों में खबरें आईं, बेटी का घर बना आंदोलन। शहर से लौटते हुए बस में सीता ने चंद्रा का हाथ थामा। तो अब हमारी नहीं, पूरे गांव की बेटी बन गई है। ब्रिजलाल खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, काश ये सोच हमारे समय में भी होती। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, अब है बाबूजी, और आप उसके पहले झंडाबरदार हो। लेकिन सब कुछ सहज नहीं था। गांव लौटते ही कुछ घरों से विरोध शुरू हो गया। एक बुजुर्ग सास ने अपनी बहू से कहा, अब तू भी कहेगी कि मैं तेरे मायके चलूं? ये सब चंद्रा की वजह से हो रहा है। एक ससुर बोले, अब बेटी अपने माँ बाप को यहाँ बुलाकर रोटियां खिलाएगी। रीति बिरादरी सब मिटा दिया। इस लड़की ने गांव में बेटी का घर पर चुपचाप बहस चलने लगी थी। अगली पंचायत बैठक अब और गंभीर थी। मुखिया ने चंद्रा और रघुवीर को बुलाया। कुछ वरिष्ठों ने खुले शब्दों में कहा, यह सम्मान तो ठीक है, पर अब गांव में नियम बनने चाहिए कि कितना किया जा सकता है और कितना नहीं। अगर हर बेटी अपने मायके को यहाँ बुलाएगी तो समाज की रचना बिगड़ जाएगी। मुखिया ने पूछा, क्या हम कोई संतुलन निकाल सकते हैं ताकि बदलाव भी हो और समाज की रीढ़ भी न टूटे? चंद्रा चुपचाप सुन रही थी। चंद्रा के सामने एक और मोड़ आ चुका है। अब उसे केवल विचार नहीं रखने, बल्कि सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए नीति बनाने जैसी भूमिका निभानी होगी। क्या पंचायत चंद्रा की सोच को खुले तौर पर समर्थन देगी? क्या भगवती देवी मंच पर चढ़ेंगी? कभी गांव में अब बसंत का आगमन हो चुका था। खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी थी और पेड़ों पर कोयल की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन इस बार गांव की फिजाओं में कुछ अलग सी ऊर्जा थी। बेटी का घर अब केवल एक बहू की जिद नहीं, गांव की नई पहचान बन चुका था। पंचायत की बैठक अब निर्णायक मोड़ पर थी। मुखिया जी ने बात शुरू की। पिछले महीनों में जो बदलाव आया, वो केवल चंद्रा या रघुवीर का नहीं, पूरे गांव का फैसला था। अब हमें तय करना है कि हम इस परंपरा को थामे रहेंगे या इसे नया रूप देंगे। गांव के कुछ बुजुर्ग अभी भी विरोध में थे। अगर बेटी मायके को ससुराल बुलाने लगेगी तो रिश्तों की मर्यादा कैसे बचेगी? लेकिन इस बार एक नई आवाज उठी। यह आवाज भगवती देवी की थी। वो पहली बार पंचायत की बैठक में बोल रही थी, हमने परंपराओं की ओट में बेटियों को पराया बना दिया। लेकिन जब मैंने अपनी बहू को देखा, जो मेरी तरह सास है लेकिन सोच में मां भी है, तब समझ आया कि परंपरा वही टिकती है जो समय के साथ चलती है। सन्नाटा छा गया। मैं चंद्रा की सास हूं, पर आज से उसकी मां भी हूं, और मैं चाहती हूं कि बेटी का घर सिर्फ उसका नहीं, हर बहू, हर मां, हर लड़की का सपना बने। तालियों की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। पंचायत में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि अब कोई भी बेटी अपने माता पिता को अपने ससुराल बुला सकती है, और अगर वे चाहें तो उनके साथ भोजन भी कर सकते हैं। यह उनका अधिकार है, न कि अपमान। यह ऐतिहासिक पल था। गांव के इतिहास में पहली बार किसी महिला की सोच पर सार्वजनिक निर्णय लिया गया था। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदलने लगा। लड़कियां अब खुले तौर पर अपनी ससुराल में माता पिता को बुलाने लगी। सास बहू के रिश्ते में नया विश्वास पनपने लगा। माता पिता अब अपनी बेटियों के घर जाने में झिझकते नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, बेटियां पराई नहीं रहीं। चंद्रा ने गांव में एक स्थायी संगठन शुरू किया जिसका नाम था बेटी का घर संस्थान। यह संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक जागरूकता फैलाने और पीढ़ियों को जोड़ने का काम करता। रघुवीर ने उसके साथ मिलकर लड़कों के लिए भी नवविवाहित शिक्षा कार्यशाला शुरू की, जहां उन्हें सिखाया जाता एक पति होने से पहले एक बेटा और दामाद होना क्या होता है।
चंद्रा को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लगे। मीडिया में उसकी तारीफ होने लगी। कई बार उसे टीवी चैनलों पर भी बुलाया गया। लेकिन चंद्रा ने हमेशा कहा, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे समाज में वो दिन चाहिए जब कोई बेटी ये सवाल ही न पूछे कि माँ बाप को अपने घर बुला सकती हूँ या नहीं। वह अपनी हर सभा में मंच पर अपने माँ बाप को साथ बैठाती और रघुवीर को सामने खड़ा रखती। ये बदलाव अकेले नहीं आया, ये साथ चलने से आया है। समय बीत रहा था। अब चंद्रा और रघुवीर के 2 बच्चे हो चुके थे। सीता और ब्रिजलाल अब अक्सर उनके घर रहने आते। लेकिन फिर एक दिन भगवती देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनके अंतिम समय में चंद्रा उनके पास थी। उन्होंने चंद्रा का हाथ थामा और कहा, मैं सास से मां बनी और अब शांति से जा रही हूँ। तू मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी आंखें बंद हो गईं। पूरे गांव ने देखा, पहली बार एक सास की विदाई एक मां के सम्मान में हुई। चंद्रा ने भगवती देवी की याद में मातृगृह नाम का एक केंद्र बनवाया, जहां ग्रामीण महिलाएं अपने माता पिता के साथ आकर समय बिता सकती थीं। दीवारों पर लिखा था, जहां बेटी हंसे वही उसका घर है। कुछ सालों बाद गांव के एक छोटे से मैदान में एक जनसभा हो रही थी। चंद्रा मंच पर थी, ब्रिजलाल और सीता आगे बैठे थे। रघुवीर बच्चों को संभाल रहा था। चंद्रा ने भाषण खत्म करते हुए कहा, मैं एक साधारण बहू थी, पर जब मैंने अपने माँ बाप को अपने घर बुलाया तो समाज ने कहा ये गलत है। पर आज समाज खुद कहता है हर बेटी का घर उसका हक है। और जैसे ही तालियां बजीं, एक लड़की मंच पर आई। उसने कहा, मैं आपके संगठन से जुड़ी हूं दीदी, और अब मैं भी अपने माँ बाप को पहली बार खाने पर बुला रही हूँ। आपसे सीखा है कि बदलाव डर से नहीं, हिम्मत से होता है। चंद्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल मुस्कुरा रहा था। अब मेरा काम पूरा हुआ, उसने मन में सोचा। बेटी का घर अब केवल एक विचार नहीं, एक परंपरा बन चुका था। एक ऐसी परंपरा जो रिश्तों को जोड़ती है, दिलों को छूती है और आने वाली पीढ़ियों को यह एहसास दिलाती है कि बेटियां पराई नहीं होती और उनका घर सिर्फ उनका नहीं होता, वहां हर वह व्यक्ति रहता है जिसे वो अपने दिल से अपनाती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी न सिर्फ पसंद आई होगी, बल्कि इससे आपको कुछ सोचने और सीखने का अवसर भी मिला होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।